हाँ जी, हेलो एवरीवन, नमस्कार। सुखीजा ट्यूशंस में आपका स्वागत है। हमने लास्ट टाइम बात की थी, मिलर इंडिसेस की बात की थी कि उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं हम जब हमारे पास इंटरसेप्ट्स दिए होते हैं, है ना जी। तो अब मैंने बोला था कि मैं जो इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है, इनको जो आपके पास मतलब जो डायग्रामेटिकली कैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको बता रही हूँ। है नहीं, मास्टर ग्रेडर के लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि हमें डायग्राम आएगा, ऐसा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बट हमें एक मतलब जो कंसेप्ट करना उसको अच्छे से समझ आना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ठीक है, ये देखिए, ये है आपके पास 0 1 0 वाला मिलर इंडिसेस है। 0 1 0 मतलब एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपका इसके लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे देखिए, जो ये वाला जो ये शेड किया हुआ है, ये वाला प्लेन है ना, ये वाला शेड प्लेन किया हुआ है ना आपके पास, इसमें क्या है, जो शेड प्लेन किया हुआ है ये क्या है, वाई एक्सिस की तरफ है ना, ये वाली वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की तरफ है ना, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा मिलर इंडिसेस हो गया, 0 1 0, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ये है आपके पास 1 0 0, ठीक है जी। ये है आपके पास 1 0 0 1 0 0 मतलब एक्स एक्सिस की तरफ से, ठीक है। तो ये जो इधर है हमारे पास एक्स एक्सिस, तो ये है आपके पास ये वाला शेडेड प्लेन है एक्स एक्सिस की तरफ से, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये है आपके पास 1 1 0 1 1 0 का मतलब क्या है, एक्स पे भी मतलब कुछ डिस्टेंस होगा और वाई पे भी कुछ डिस्टेंस होगा। ये देखो, एक्स पे भी है और वाई पे है, ये कॉमन प्लेन आ जाएगा जो ये शेडेड है, क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ये है आपके पास 2 0 0 2 0 0 मतलब एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 है, ठीक है। 2 0 0, ये देखिए, ये रहा, ये शेडेड प्लेन, ये मिलर इंडिसेस है, मिलर इंडिसेस से ये वाला प्लेन है, ठीक है जी। ये देखिए 1 0 0, ठीक है, 1 0 0 मतलब एक्स एक्सिस पीछे की तरफ वैसे वाला है, ठीक है जी। जो आप यहाँ पे 1 बार लगाना के मतलब जो नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव में डिस्टेंस चला गया, ठीक है जी। ये देखो, ये 1 1 1 तीनों की तरफ 1 1 1 1 वाला है, ठीक है जी, क्लियर है। डायग्राम देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास कैसा प्लेन आएगा, जो भी मिलर इंडिसेस होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग कैसा प्लेन आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, ठीक है जी। एटॉमिक रेडियस की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास, ये आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं ABCD, ठीक है जी। ABCD, इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है, देखो दोनों एटम्स के सेंटर के बीच वाला डिस्टेंस क्या है, A है, ठीक है। और एक एटम का जो रेडियस है वो क्या है, R है। दो एटम्स के बीच वाला जो डिस्टेंस है ए बी वाला डिस्टेंस क्या है, स्मॉल a है, ठीक है। और जो ये वाला एटम है इसका जो रेडियस है वो क्या है, आपके पास r है, ठीक है जी। अब हमने r निकाला है, एक ही टर्म्स में हमने r निकालना है, ठीक है जी। एक ही टर्म में r निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए हमारे पास क्या आएगी, एटॉमिक रेडियस SCC मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जिसकी डायग्राम मैंने आपको ऊपर शो की है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हमारे पास r क्या आता है, A/2। हमारे पास सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए जो r आता है वो क्या आता है, A/2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास BCC के लिए हमारे पास r की वैल्यू क्या आती है, √3a/4। BCC क्या होता है कि सभी के सभी एटम्स एक तो कॉर्नर्स पे होंगे प्लस एक उसके सेंटर में होगा। ये देखिए, ये वाला ये डायग्राम में एक सभी के सभी पॉइंट जो ABCDEFGH पे होंगे और एक क्या है सेंटर में, जो ये सर्कल बीच में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस निकाल रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस की हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, r = √3a/4, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास FCC, फेस सेंटर्ड के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट किसके लिए, फेस सेंटर्ड के लिए। देखिए ये डायग्राम, एक तो FCC के लिए क्या होगा, एक तो सेंटर सारे कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे प्लस एक सेंटर में फेस पे होगा, एक फेस पे होगा। तो इसके लिए हमारे पास r की वैल्यू क्या आती है, r आता है हमारे पास √2a/4,
ठीक है जी। जस्ट हमें क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को लर्न करना है। हमारे पास जो SCC है, मतलब सिंपल क्यूबिक के लिए हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या आती है, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या आती है, a/2। ठीक है जी। ए क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो एटम्स के बीच के, दो एटम्स के जो सेंटर हैं उनके बीच वाला डिस्टेंस है वो क्या है, ए है। BCC के लिए क्या आता है, √3a/4, और FCC के लिए क्या आता है, √2a/4। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं अब हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम की। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक के लिए हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A×B×C, मतलब तीनों की तीनों साइड्स होती हैं जो उनको क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। तो जो सिंपल क्यूबिक है उसके लिए हमारे पास क्या आता है, क्योंकि उसके लिए ABC क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसके लिए क्या है, ½ A³। ठीक है, और सिंपल में ही बेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, सॉरी बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, ½ A³ आता है। और सिंपल FC मतलब सिंपल फेस सेंटर्ड के लिए हमारे पास वॉल्यूम कितना आता है, 1/4 A³ आता है। बस हमें एक थोड़ा सा लर्न रखना है, सिंपल क्यूबिक के लिए तो हमें याद ही रहेगा कि क्या होता है, A³ होता है। और अगर BC की सिंपल बेस सेंटर्ड की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ½ हो जाएगा, और फेस सेंटर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं Ni, ठीक है, Ni + NF/2 + NC/2। ठीक है, Ni मतलब जो इंटीरियर है, ठीक है, प्लस F मतलब फेस पे है, ठीक है, और C मतलब जो कॉर्नर्स पे हैं। ठीक है, इंटीरियर Ni नोट फॉर इंटीरियर, NF/2 मतलब जो फेस पे हैं, NC मतलब हमारे पास जो क्या है, कॉर्नर्स पे हैं। ठीक है, अगर हम BCC की बात करें तो बेस, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो एक बॉडी के सेंटर में होता है। ठीक है, तो उसमें एक इंटीरियर पे हो जाएगा, बाकी 8 क्या होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, तो वो क्या आ जाएंगे, 8/8। तो इसको 8/8 क्या आ जाएगा, 1। तो BCC के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे ध्यान देना, मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं कर रही, मैं किसकी बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के लिए बात कर रही हूँ। देखिए, होगा आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक कुछ बोरिंग सा है, ठीक है, बट इसको जो ये चीज़ें हैं ना, हमें मतलब थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं कि मतलब एज इट इज़ लर्न करने को तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, मैं करवा देती हूँ, बट हमें इतना अपना टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है ना। ठीक है, इतना कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना वहाँ पे पूछने वाले हैं, तो एक जस्ट हमें लर्न करना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें को लर्न करना कभी कभी करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ज़िंदगी में कभी कभी कुछ लोगों को ना चाहते हुए भी टॉलरेट करना पड़ता है, वैसे ही। ठीक है, तो चलिए कर ही लेते हैं। ठीक है, BCC के लिए आपके पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या आएंगे, 2। ठीक है, FCC की बात करें, ठीक है जी, FCC की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फेस है कि इंटीरियर इसमें कोई भी एटम नहीं होता, एक तो फेस पे होते हैं 6 के 6, प्लस हमारे पास क्या होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल होता है, मैंने ना यहाँ पे लिखना भूल गई, यहाँ पे NC/8 आएगा। ठीक है, तो 6/2 + 8/8, यहाँ 6/2 कैलकुलेट करके 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, SCC के लिए देखें तो इंटीरियर पे भी कुछ नहीं होता, कॉर्नर को फेस पे भी कुछ नहीं होता, क्या होते हैं हमारे पास, कॉर्नर्स पे होते हैं। 8/8 क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल BCC के लिए क्या आएंगे, 2, FCC के लिए कितने आएंगे, 4, और सिंपल क्यूबिक SCC के लिए क्या आएंगे, 1। क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कहते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, मतलब एक एटम है उसके नियर नेबर्स में, उसके आस पड़ोस में कितने एटम्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो SCC के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6, BCC के लिए क्या होता है, 8, और FCC के लिए क्या होता है, 12। ठीक है जी, SCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6, BCC के लिए क्या होता है, 8, और FCC के लिए क्या होता है, 12। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ऑल एटम्स इन अ यूनिट सेल ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कहते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एक यूनिट सेल में,
ठीक है, उन सभी का वॉल्यूम, सभी के सभी एटम यूनिट सेल में जितने एटम्स हैं उनका वॉल्यूम ओवर डिवाइड में हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, जो यूनिट सेल ले रहे हैं उसका वॉल्यूम लेना है। ठीक है, तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, 4 ऊपर सभी के सभी एटम्स का वॉल्यूम लेना है, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, 4/3πr³। तो n एटम्स है तो क्या आ जाएगा, 4/3πr³ n ओवर वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, a³। ठीक है जी, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। अभी हमने देखना है कि तीनों, हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स हैं, वैसे तो हम 3 ही पढ़ते हैं, ठीक है, बट इसके लिए बात कर रहे हैं कि HCP की बात कर रहे हैं। ठीक है, HCP की बात कर रहे हैं, हेक्सागोनल जो पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग, उसकी बात कर रहे हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस में होती है, डायमंड में होती है। ठीक है जी, तो उसमें बात कर रहे हैं, शायद मेरे को नहीं मैंने गलत बोल लिया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग डायमंड में नहीं होती, श्योर नहीं है। ठीक है, एक बार रहने देते हैं, श्योर कंफर्म करके बताएंगे। ठीक है, SCC के लिए हमारे पास क्या होती है, 52% होती है। BCC के लिए क्या होती है, 68% होती है पैकिंग फ्रैक्शन। FCC के लिए क्या होती है, हमारे पास 74% होती है। और HCP के लिए भी क्या होती है, हमारे पास 74% होती है। इसमें से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ये जैसे ये तीनों मेन हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, लैटिस हैं, SCC, BCC और FCC, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किसकी होती है, तो किसकी होती है, हमारे पास FCC की होती है। और सबसे कम किसकी होती है, SCC की होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन तीनों लैटिस में हमारे पास किसकी पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किसकी होती है, फेस वाले की, और सबसे कम किसकी होती है, सिंपल की। ठीक है जी, और जो बॉडी वाला है सर, ठीक है, वो तो बीच में ही आ जाएगा। क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास ये भी लर्न करना हमने, कहते हैं डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 34% होती है। क्लियर। एक आपके लिए एक चीज़ मैंने लिखी है, एक पॉइंट लिखा है, इन सभी का ये देखना है कि जो ये सभी के सभी मैंने लिखे हैं ना, कंपाउंड्स लिखे हैं, इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा भी पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी पूछ सकते हैं कि जो ये वाले हमारे पास कंपाउंड्स है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, पोटाशियम ब्रोमाइड हो गया, इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हमारे पास 6 होता है। ठीक है, लर्न रहेगा आपको किस किस का, सोडियम क्लोराइड का, पोटाशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का और पोटाशियम ब्रोमाइड, सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हमारे पास 6 होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है ये वाला न्यूमेरिकल मैंने वैसे करवा दिया था, बट कुछ बच्चों ने बोला था, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि हाँ कि अभी हमें एक बार और क्लियर नहीं हुआ, तो उनके लिए रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं हमने मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस विद दिस। अभी यहाँ पे हमें अकेले इंटरसेप्ट नहीं दिए हुए, ठीक है जी, अकेले इंटरसेप्ट नहीं दिया, बल्कि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो तब हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। जैसे 2 के साथ 2, 4 के साथ एक्स एक्सिस पे 2/4 कर दिया। ठीक है, फिर 3/3 कर दिया। ठीक है, और फिर 4/2 कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी जी कि इंटरसेप्ट आ जाएंगे। जैसे हमने ऊपर इंटरसेप्ट वाला, पहले इंटरसेप्ट वाला किया था, तो आप ये सोच लिए भी हमारे पास जो इंटरसेप्ट आए हैं वो क्या है, 1/2, 1 और 2 आए हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तब इसके बाद जब हमारे पास इंटरसेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, तब हम उनको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तभी हमने इनका रेसिप्रोकल किया। ठीक है, रेसिप्रोकल करके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2, 1, 1/2, 2, 1, 1/2। ठीक है, फिर इनको एक एलसीएम लेके कॉमन इंटीजर बना देते हैं, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 4, 2, 1। ठीक है जी, 4, 2, 1। क्लियर है। ठीक है जी, और अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट हो तो आप स्क्वीजा एडिशंस वाले जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप इंडिविजुअली भी पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जो मेन बात, हमें कंसेप्ट तो कर लिया है ना जी, हमने कंसेप्ट तो कर लिया, बट अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर अपनी पकड़ भी बनानी है, ये बहुत ज़रूरी है।
है ना जी। तो पकड़ बनाए बिना वहाँ तो हमने MCQs ही सॉल्व करने हैं, है ना। तो MCQs क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट MCQ है, कहते हैं अ परमिटिव सेल हैज़ ए ऑप्शन है मिनिमम वॉल्यूम, बी ऑप्शन है मैक्सिमम वॉल्यूम, सी ऑप्शन है ज़ीरो वॉल्यूम, डी है नेगेटिव वॉल्यूम। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव सेल होता है इसकी क्या खासियत होती है, एक हमने यूनिट सेल पढ़ा था, एक प्रिमिटिव सेल पढ़ा था, है ना। एक हमने क्या पढ़ा था, यूनिट सेल पढ़ा था, एक हमने प्रिमिटिव सेल पढ़ा था। तो प्रिमिटिव सेल और यूनिट सेल में हमारे पास क्या डिफरेंस था कि प्रिमिटिव सेल का हमारे पास क्या होता है, मिनिमम वॉल्यूम होता है। प्रिमिटिव सेल का हमारे पास क्या होता है, मिनिमम वॉल्यूम होता है। ठीक है जी, तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, ए ऑप्शन, मिनिमम वॉल्यूम। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, कहते हैं जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है वो किन किन चीज़ों से बनती है। ए है स्पेस लैटिस, बी है बेसिस, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन। तो आपके लिए क्या है, देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास दो चीज़ों से बनती है, एक तो स्पेस लैटिस और बेसिस, दोनों को मिलाकर ही हमारे पास क्या बनती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है जी, तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं क्रिस्टल कांट एग्जिस्ट इन, क्रिस्टल कांट एग्जिस्ट इन, कहते हैं क्रिस्टल किस में नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्रिस्टल कांट एग्जिस्ट इन 2 फोल्ड सिमेट्री, 3 फोल्ड सिमेट्री, 4 फोल्ड या 7 फोल्ड। तो आप सभी को पता होगा कि क्रिस्टल किस सिमेट्री में नहीं आ सकता, किस सिमेट्री एक्सिस में नहीं आ सकता, सभी ने सिमेट्री के बारे में पढ़ा भी होगा। तो क्रिस्टल की 7 फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल की 7 फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल नहीं होती। ठीक है जी, तो आपके लिए राइट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं इन अ क्यूबिक क्रिस्टल क्या क्या है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होगी। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बी है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, डी है ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है, जिसमें तीनों की तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है जी, आपके पास राइट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, कहते हैं इन अ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, इन अ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल क्या है कंडीशन, कौन कौन सी आएंगी, अल्फा इज बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ये तो बिल्कुल नहीं होता, तीनों के तीनों एंगल किस में इक्वल होते हैं, क्यूब में। ठीक है जी, बी है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 इज नॉट इक्वल टू गामा, सी है अल्फा इज इक्वल टू 90 नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। तो हमने सभी के सभी क्रिस्टल की कंडीशन पढ़ी थी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल के लिए 2 एंगल इक्वल होते हैं और तीसरा एंगल इक्वल नहीं होता। 2 एंगल 90 की इक्वल होती है और तीसरा नहीं होता। तो राइट ऑप्शन कौन सी है, बी ऑप्शन। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 नॉट इक्वल टू गामा। क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6। कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC, अभी हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC कितना होता है। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर FCC के लिए कितना होता है, अभी हम ऊपर देखिए कितना होता है, हमने किया था कोऑर्डिनेशन नंबर FCC के लिए कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर FCC के लिए कितना होता है, कितना होता है जी, ये देखो ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर FCC के लिए कितना होता है, 12। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर FCC के लिए कितना होता है जी, 12। क्लियर। ठीक है जी, FCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना होता है, 12। तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सी आएगी जी, डी ऑप्शन, है ना जी। कौन सी ऑप्शन सही आएगी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते हैं दी एटॉमिक रेडियस फॉर FCC लैटिस, एटॉमिक रेडियस FCC लैटिस के लिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो देखिए कौन सी ऑप्शन सही आएगी, A B C D या कोई भी नहीं आएगी। ठीक है जी, FCC लैटिस के लिए हमारे पास एटॉमिक रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, √2/4a, √2/4a। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, कहते हैं जी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCC लैटिस के लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है जी,
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एसएससी क्या होता है 6, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी ए। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं दी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज मैक्सिमम फॉर, बताइए एटॉमिक फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए मैक्सिमम होती है जी, किसके लिए मैक्सिमम होती है, एफसीसी के लिए, है ना। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए मैक्सिमम होती है, एफसीसी के लिए, क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं दी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर एससीसी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर एससीसी, एससीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं 1, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर एससीसी क्या कितने होते हैं 1, ए ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट है डायमंड क्रिस्टल है स्ट्रक्चर, डायमंड क्रिस्टल की कौन सी स्ट्रक्चर होती है एफसीसी, तब मैंने एचसीपी बोला था, एचसीपी नहीं क्या कौन सी होती है एफसीसी होती है, तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा बी ऑप्शन, ठीक है जी। इसके साथ आपके 9 से लेकर 10 और 11 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, ठीक है जी, थैंक यू। और इसी के साथ जो हमारा मिलर इंडिसेस और क्रिस्टल का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरे डाइफ्रैक्शन ब्रैग्स लॉ वाला, क्लियर, ठीक है जी। तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, थैंक यू।